दोस्तों नमस्कार। इस वक्त किसान आंदोलन बहुत सुर्खियों में है और आज दिन भर एनसीआर में घमासान रहा है। यूं तो कल से ही किसान आंदोलन की गर्माहट बदलते मौसम के साथ जैसे जैसे ठंड दस्तक दे रही है, मौसम थोड़ा बदल रहा है, वैसे वैसे किसानों के आंदोलन ने सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक खास बात यह है कि नोएडा के किसानों ने कल नोएडा में जबरदस्त प्रदर्शन किया और उनकी मांग वहां पे जो 3 अथॉरिटी हैं जो लैंड एक्विजिशन करती हैं, उनके मुआवजे को लेकर उनकी लड़ाई चल रही थी लंबे समय से। उसको अथॉरिटीज इग्नोर कर रही थी उनकी मांग को। तो कल किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। किसानों ने जब मार्च शुरू किया डीएनडी फ्लाईओवर पर, महामाया फ्लाईओवर पर, तो पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की और 100 से ज़्यादा किसानों को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें थाने ले गए। आज दूसरे दिन भी किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। पूरे एनसीआर में इसकी हलचल रही, इसकी गूंज सुनाई दी पूरे एनसीआर में। और कल से ही एक बयान बहुत फिजाओं में तैर रहा है जिसकी बड़ी चर्चा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान। उन्होंने मुंबई में एक कार्यक्रम में एक संबोधन कर रहे थे तो उसमें खुलकर वो किसानों के पक्ष में बोले हैं। वो किसानों के पक्ष में क्या बोले और उनके बोलने के क्या मायने हैं, इस पर हम बात करेंगे। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जो है मोर्चा खोल दिया था सरकार के खिलाफ। उस वक्त भी किसान आंदोलन चल रहा था, 13 महीने वाला बड़ा किसान आंदोलन। और एक ये किसान आंदोलन है नोएडा का, जिसके शुरू होने के बाद कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जो तेवर हैं उनकी वजह से वो सुर्खियों में हैं, पूरे सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग पे हैं, उनके बारे में बात हो रही है लगातार, उनके बयान वायरल हो रहे हैं, लोग ट्वीट कर रहे हैं, रिट्वीट कर रहे हैं और इसके मायने निकाले जा रहे हैं कि इसके क्या मायने हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा ये कि आज के करंट डेवलपमेंट ये रहे कि आज दिन भर घमासान रहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी थानों में, सभी जिलों में भारतीय किसान यूनियन ने डिमॉन्स्ट्रेशन किए। देर शाम तक उनके विरोध प्रदर्शन चलते रहे। चूंकि राकेश टिकैत किसानों के आंदोलन में शामिल होना चाहते थे आज, लेकिन उन्हें रास्ते में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसानों के हंगामे के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन ये रस्साकसी दिन भर आज चलती रही है पूरे एनसीआर में। तो पहले मैं जगदीप धनखड़ जी के बयान पर बात करूंगा राजेश भाई साहब। और थोड़ा उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उपराष्ट्रपति ने, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं खास तौर पर। और उन सवालों में उन्होंने जो है सीधे हमला किया है प्रदेश सरकार के केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के ऊपर। उसको कटघरे में खड़ा किया है। और उन्होंने जो है सवाल उठाते हुए ये कहा है कि किसानों के हक में काम करना गुनाह नहीं है, किसानों की बात सुनी जानी चाहिए और किसानों को इग्नोर करके देश नहीं चल सकता। उनके इस बयान पर कई लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दी हैं। पहले मैं उन प्रतिक्रियाओं का जिक्र करना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि फेसबुक पर लिखा है, माफ कीजिएगा, केपी मलिक जी ने ट्विटर पर लिखा है। उन्होंने लिखा, जाटों को टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट कतई पसंद नहीं, इसलिए जो नया वक्तव्य आया है और झुके हुए जाट की रीढ़ सीधी हुई है, इससे किसानों में एक आशा जगी है कि शायद सोया हुआ जाट जाग गया है। लेकिन क्या अब जाट जागा है कि नहीं जागा है, झुका हुआ जाट सीधा हुआ है कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया केपी मलिक ने। वो संकेतों में बात कर रहे हैं जगदीप धनखड़ के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, महामहिम उपराष्ट्रपति के बारे में, जिनके बारे में किसान आंदोलन के दौरान ये कहा गया कि झुका हुआ जाट जो है वो टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं है। ये उस समय बड़ा ट्रेंड किया, सोशल मीडिया में सुर्खियों में रहा। नरेश सिरोही जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है, देर आए दुरुस्त आए, आखिर मन पर चढ़ी स्वार्थ की परत के नीचे अंतरात्मा की आवाज को
कब तक दबाया जा सकता है? मुझे लगता है कि देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान विरोधी रवैये पर चुप्पी साधने के कारण किसानों और खासकर अपनी बिरादरी के लोगों के बीच अपने को उपेक्षित और अपमानित महसूस कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा अपने आप को अपराध बोध से ग्रसित महसूस कर रही थी। शायद उनका बयान अपने आप को उस स्थिति से उबारने या बाहर निकलने और अपराध बोध से मुक्त होने का प्रयास है। दूसरा, धनखड़ जी का कथन मात्र एक राजनीतिक बयान भर नहीं है। शायद उनकी अंतरात्मा ने ही उन्हें कचोटा हो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उसमें रहने वाले लोग घोर उपेक्षा का शिकार हैं और घोर विपन्नता का जीवन जी रहे हैं। सरकार को लोगों को रोजगार देना चाहिए। ये इस तरह की बात जगदीप धनखड़ जी के बारे में लिखी है नरेश सिरोही ने। नरेश सिरोही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और किसानों को लेकर उनके बयान आते रहे हैं, लगातार वो सुर्खियों में रहे हैं। तो मैं राजेश भाई साहब आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा कि एक तो वो बयान क्या है जो उपराष्ट्रपति जी ने दिया जिसके कारण वो कल सुर्खियों में रहे, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए आप। और दूसरा ये कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, और फिर हम बात करेंगे कि इसके क्या इम्पैक्ट इसका किसान राजनीति पे हो सकता है, क्योंकि आज किसान दिन भर जो है वो सुर्खियों में रहे, पूरे मीडिया की सुर्खियों में रहे और उनका आंदोलन आज और तेज हो गया। तो मैं जानना चाहूंगा कि उन्होंने कहा क्या जगदीप धनखड़ जी ने। दरअसल राणा जी वो कल मुंबई में थे, जो कपास औद्योगिक संस्थान है वहां पे थे। वो कृषि मंत्रालय के द्वारा एक वहाँ सेमिनार का आयोजन किया गया था, वहाँ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे जी। तो जब वो उन्हें लगा कि भाई जब किसानों की बात है, उनसे पहले बहुत सारे किसान बोले, उन्होंने अपना दर्द बयां किया। हाँ, कुछ ऐसे किसान थे वहां बड़े जी। जब वो बोले तो उन्होंने अपना दर्द बयां किया जी। और उन पर रहा नहीं गया, क्योंकि किसान परिवार से हैं जगदीप धनखड़ जी। जी। ये अलग बात है कि उनका पेशा वकालत का था जी। और अब वो महामहिम उपराष्ट्रपति के पद पे बैठे हुए हैं जी। लेकिन जो किसानों का दर्द था, उन्होंने सीधे बात यही शुरुआत की कि हमने गाय के गोबर के ऊपर चल के हम लोग बड़े हुए, हमें पता है कि दर्द क्या है किसानों का। हाँ। हम गाय का गोबर हटाते थे हाथ से जी। और उन्हें फिर उठा के फिर कूड़ी में डालते थे जी। खेत में, हमें पता है कि क्या दर्द है। और आज उन्होंने सीधे तौर पे जो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, हाँ। उन्हें कटघरे में खड़ा किया। हाँ। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी कैसी योजना है, हाँ। किसान परेशान है, हाँ। और तुम कैसा कमिटमेंट करते हो। हाँ। अगर इस तरह का कमिटमेंट करोगे तो फिर झूठा क्यों करवा रहे हो पूरी सरकार को। हाँ। और तुम्हारी कैसी योजना है। हाँ। अगर तुमने एक बार कमिटमेंट किया, आप कृषि मंत्री भी हो, हाँ। आप जो जिम्मेदार लोग हैं किसानों के, जी। उन्हें कमिटमेंट ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसमें किसान हमारे सामने ये बात की किसान परेशान हो। उन्होंने कहा कि जब किसान परेशान होता है तो हमारे दिल में दर्द होता है। जी। और वो जिस आक्रामक के साथ बोले, जी। ये तो जरूर है कि ये हैरत की बात है, जी। क्योंकि कई बार जब उनके वक्तव्य भी आए बहुत सारे, तो उन्होंने जो है कई बार में जयंत चौधरी को पहले जब गठबंधन में नहीं थे जी। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को कटघरे में खड़ा किया, तो उनका विरोध भी होने लगा था। जी। आपको याद होगा लगभग 8 महीने पहले एक वो संज्ञा दी गई थी कि भाई टूटी मुड़ा जा रहा है टूटी खाट, नहीं वो मैंने है ना? बताया अभी झुका हुआ जा तो वो उस समय लोगों में गुस्सा था और किसी लोगों काम ने इस की तरह नहीं के है। बयान उनके देने शुरू किए थे। जी। पर डॉक्टर साहब मुझे इसमें ऐसा लगता है जी। कि पिछले 3 दिन से, देखो वो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। मैं है ना? थोड़ा सा आपको मैं मुझे कोट करना चाहूंगा राजेश भाई साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि आत्मावलोकन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जगदीप धनखड़ ने उन्होंने कहा, ये कार्यक्रम था दरअसल आईसीआर। उन्होंने कहा कि आईसीआर जैसे प्रमुख संस्थानों की मौजूदगी के बावजूद किसान संकट में है, आंदोलन कर रहा है और देश के लिए, समग्र कल्याण के लिए अच्छा नहीं है देश के। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किसानों से बातचीत क्यों नहीं हो रही है। हम किसान को पुरस्कृत करने के बजाय उसका सही हक नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मावलोकन की आवश्यकता है क्योंकि किसान संकट में है। यदि ऐसे संस्थान जैसे आईसीआर और उसके सहयोगी सक्रिय होते और योगदान दे रहे होते तो किसानों के ये हालात नहीं होते। ऐसे संस्थान देश के हर कोने में हैं, लेकिन किसानों की दशा नहीं सुधर पा रही है। वो केंद्रीय कपास प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे मुंबई में, और
उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, लेकिन विकसित राष्ट्र का दर्जा पाने के लिए प्रत्येक नागरिक की आय में 8 गुना वृद्धि करनी होगी, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से आएगी। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन के लिए मजबूर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को संदेश दिया है कि समाधान बातचीत से ही निकल सकता है। उपराष्ट्रपति ने कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में सक्रिय संस्थानों से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया, और उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा कि भारत अपने किसानों के बिना एक समृद्ध देश नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा कि गौरवशाली समृद्ध भारत का निर्माण किसानों के बिना नहीं हो सकता। आज भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान इसकी आत्मा है। उन्होंने बड़े सवाल खड़े कर दिए और केंद्र सरकार से ये कहा कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए बातचीत होनी चाहिए। ये तेवर जो हैं राजेश भाई साहब, एक समय में सत्यपाल मलिक के थे, जो गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर के, और जगदीप धनखड़ जी से शायद ऐसी उम्मीद किसानों को भी नहीं रही होगी और सरकार को भी नहीं रही होगी कि वो इस तरह के तेवर अख्तियार करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो तेवर हैं जगदीप धनखड़ के, ये दिखावटी हैं, फेस सेविंग वाले हैं, कि रियल हैं, जैसा नरेश सिरोही जी कह रहे हैं कि उनकी अंतरात्मा की आवाज़ है, और केपी मलिक जी ने सवाल उठाया जो पत्रकार हैं कि ये भविष्य बताएगा कि वो रियल हैं या झूठे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है प्रथम दृष्टया, क्या जगदीप धनखड़ जी अब सत्यपाल मलिक के ट्रैक पे चल पड़े हैं? उनको लगता है कि मैं उपराष्ट्रपति बन गया, उनके जीवन के अचीवमेंट्स बड़े हैं, वो बहुत कम उम्र में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, एक प्रतिष्ठित वकील रहे, विधायक रहे, बड़े नेता हैं, उनका लंबा करियर है, लेकिन इस सब के बावजूद क्या अब उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने अपने करियर की सारी ऊंचाइयों को छू लिया है, तो मुझे लोगों का दिल जीतना है, उनकी बात करनी है? क्या ये भाव उनके मन में आया है? क्या ये रणनीतिक तौर पर उनसे कहलवाया गया है किसानों के गुस्से को डाइल्यूट करने के लिए? डॉक्टर साहब, वो बहुत विद्वान व्यक्तित्व है, वो उपराष्ट्रपति हैं इस समय, और अब से पहले भी बहुत सारे किसान मूवमेंट चले। अभी जब 750 किसानों की डेथ हो गई थी तब भी वो वजूद में थे जी। जिस तरह कल उन्होंने बयान दिया उस समय एकाएक तो ये लगा कि आज वो अपने स्वरूप में है और वास्तव में उनके दिल में किसानों को लेकर दर्द है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का उनके बाद में कोई वो नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो मुझे लगता है कि वो जो पिछले 4-5 दिन से है, जो लगातार किसानों के मूवमेंट चल रहे हैं, और यहाँ नहीं चल रहे उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में चल रहे हैं, वहाँ भी कपास की खेती को लेकर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में गन्ने को लेकर चल रहा है, अभी नोएडा में जो है आप देखो, वहाँ भूमि अधिग्रहण में जो गड़बड़ियाँ हैं उसको लेकर चल रहा है। 5,000 किसान दिल्ली से, नोएडा से एक साथ चले हैं कि हम दिल्ली में कूच करेंगे। तो ये जो दिल्ली के आसपास जो बड़ा मूवमेंट है वो लगातार देख भी रहे हैं। हमें लगता है कि अगर वास्तव में मुझे लगता है कि अगर ये दर्द सच्चा है किसानों का, उनके मन में आत्मा ने ये गवाही दी कि किसान परेशान है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन विश्वास इसलिए नहीं आ रहा कि इधर गृह मंत्री हैं, उधर देश के प्रधानमंत्री हैं, और ऊपर देश की राष्ट्रपति बैठी हुई है, और जो उनकी विचारधारा है, मुझे ऐसा लगता नहीं कि, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो अब से पहले भी 2-4-5 सेमिनार में वो कोई ऐसा इंडिकेशन दे दिया होता उन्होंने, धनखड़ साहब ने, कि भाई इसका मतलब ये जो है अलग है। ये भी तो बात है ना कि जब जागो तब सवेरा। नहीं, वो सत्यपाल मलिक जी भी जिस वक्त, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, और जब लैंड एक्विजिशन वाले कानून को शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जो मुआवजे की दरें तय की गई थी, और टप्पल और सिंगूर का आंदोलन, टप्पल का आंदोलन, भट्टा पारसोल का आंदोलन, इन सबके बाद जो एक रिफॉर्म किए थे लैंड एक्विजिशन के कानून में उस समय की मनमोहन सिंह सरकार ने, तो उन रिफॉर्म्स को वापस ले लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही। वो एक अलग बात है कि जब दबाव बना किसानों का तो वो बैकफुट पे आ गए और बहाल कर दिया उसको, लेकिन उन्होंने इसको वापस ले लिया था। तो जब वापस ले लिया तो उस समय सत्यपाल मलिक साहब जो है भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे किसान मोर्चा के। मैंने उनसे पूछा फोन करके कि आपका इस पे प्रतिक्रिया चाहिए, मुझे आपका बयान चाहिए, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बयान नहीं दिया। वो मुखरता से बोलने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, उनकी ख्याति रही है कि वो किसी भी दल में रहे हमेशा आक्रामक ढंग से बोलते रहे, किसानों के पक्ष में बोलते रहे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि
ये ऑफ रिकॉर्ड कह रहा हूं कि ये फैसला सरकार का उचित नहीं है, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मैं इस पर बयान नहीं दे सकता। वही सत्यपाल मलिक बाद में गवर्नर बनते हैं, बिहार के गवर्नर बनते हैं, जम्मू कश्मीर के बनते हैं, मेघालय के बनते हैं, गोवा के बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें बनाती है। और वही सत्यपाल मलिक जब किसान आंदोलन चलता है तो उनकी अंतरात्मा जाग जाती है 13 महीने के किसान आंदोलन को लेकर के, और वो लगातार सरकार के खिलाफ बागी तेवर अख्तियार कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंतरात्मा तो कभी भी जाग सकती है किसी नेता की। बहुत संभव है कि धनखड़ साहब की अंतरात्मा जागी हो और उनको लगा हो कि मैंने अपने पॉलिटिकल करियर में सब कुछ अचीव कर लिया, इसके आगे तो कुछ है नहीं, एक राष्ट्रपति की कुर्सी है बस, और उसमें समय है और उसका समीकरण भी उनके पक्ष में नहीं है। राकेश टिकैत का बयान कोट करना चाहूंगा। जब पत्रकारों ने राकेश टिकैत से पूछा मुजफ्फरनगर में कि धनखड़ साहब कह रहे हैं कि किसानों के फेवर में आक्रामक ढंग से बोले हैं, तो टिकैत साहब ने कहा कि वो जहां बैठे हैं वहां बिरादरी की वजह से हैं, और अगर वो इतने सक्षम हैं, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, अगर वो रियल में इतने ही सक्षम हैं तो वो बिठा के किसानों की वार्ता कराएं ना सरकार से। किसान वार्ता के लिए तैयार है हमेशा। तो टिकैत साहब ने ये सवाल उठाया। अब ये वाजिब सवाल है, इस सवाल का से इनकार तो नहीं कर सकते। नहीं, यानी सरकार कहीं वो इस स्थिति में तो है नहीं कि कहीं की डायलॉग करा सके बिठा के सरकार के साथ, लेकिन जिस मुखर ढंग से वो बोले हैं, जिस तेवर के साथ वो बोले हैं, तो दो बातें हो सकती हैं। एक बात तो ये हो सकती है कि उनकी अंतरात्मा ने गवाही दी और वो अंतरात्मा की आवाज पे किसानों के पक्ष में बोले, और दूसरी बात ये हो सकती है कि जो बीजेपी की पॉलिटिक्स का पैटर्न है कि उनका एक नेता एक वक्त में एक बयान देता है और दूसरा नेता उस वक्त में दूसरा बयान देता है। जैसे इसको ऐसे समझिए कि जिस वक्त योगी जी बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहे थे, ठीक उसी वक्त कुंदरकी में उनके प्रत्याशी रामवीर सिंह जालीदार टोपी पहन के मस्जिदों के आसपास मुस्लिम मोहल्लों में वोट मांगते हुए घूम रहे थे। तो ये एक डिफरेंस है उनके वर्किंग पैटर्न, ये उनका वर्किंग स्टाइल है। तो ये हो सकता है कि फार्मर्स के मूवमेंट और उनके गुस्से को तात्कालिक तौर पर डाइल्यूट करने के लिए, शांत करने के लिए ऐसा कहा उन्होंने। बिल्कुल, मैं ये रणनीतिक तौर पर ऐसा हो सकता है, और ये सच भी हो सकता है कि उनकी अंतरात्मा जाग गई हो, क्योंकि अपने ही राष्ट्रपति को हटाने की का साहस तो इस वक्त मुझे लगता है कि मोदी जी कर नहीं पाएंगे, जो सरकार की स्थिति अपने उपराष्ट्रपति को। और अगर करते भी हैं ऐसा तो ये भी चुनौतीपूर्ण होगा, बहुत आसान नहीं होगा उनके लिए, इससे भी मुश्किलें बढ़ेंगी सरकार की। और दूसरी बात यह कि जो बात उस समय सत्यपाल मलिक कहते थे, सरकार तमाम आक्रामक बयानों के बावजूद भी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी सत्यपाल मलिक साहब को हटा नहीं पाए गवर्नर रहते हुए। वो अपना कार्यकाल पूरा करके ही हटे बकायदा। तो टेन्योर पूरा होने के पहले तो उनको हटाया नहीं। तो अब ये एक बोल्ड स्टेप होता तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या धनखड़ साहब पर इसको लेकर के कोई कार्रवाई होती है, सरकार इससे नाराज होती है, या सरकार इससे प्रसन्न होती है, या जिस तरह से आज किसानों में उत्साह का संचार है। मैं देख रहा हूं कि किसानों की पॉलिटिक्स करने वाले तमाम स्थानीय नेता, तमाम लोग यही फेसबुक, ट्विटर पे ये सब लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। भाजपा डॉक्टर साहब देखो, ऐसा है 3 कृषि कानून बने थे जी, 3 कृषि कानून वापस होने की बात हुई थी, वापस तो नहीं हुए थे जी। हमें लगता है कि अब समय आ गया, अब सरकार कुछ करना चाह रही है। इस समय आप देखो कि जो किसान हैं, जो बड़े किसान हैं, जो किसानों के बड़े दल हैं, वो सरकार से बहुत नाराज हैं। तो ये ऐसा भी देखो, अगर जाखड़ साहब पूर्व राष्ट्रपति, अगर इस बात को धनखड़ साहब अगर उनके ये जाग गया अंदर से कि मुझे किसानों की बात सुननी है, वास्तव में किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है और हमें किसानों के साथ इंसाफ करना है, तो वो तो अच्छी बात है। हालांकि इसका पता भी 2 से 3 दिन बाद चल जाएगा, 2-3 दिन बाद सब पर्दा हट जाएगा। लेकिन मुझे लगता है जो 3 कृषि कानून है, इसके कयास है, आज दिन भर चर्चा रही इस बात को लेकर, किसानों के बीच में चर्चा है। उन्होंने कहा कि भाई जो 3 कृषि कानून जो वापस लिए थे, अभी वो सदन से वापस नहीं लिए, अभी हैं, अभी वो दीवार ऐसी सब रुका हुआ है। क्या अब ये देखना पड़ेगा कि ये वाले बयान से कि जैसे आज किसान पलटे, किसानों को थोड़ा लगा कि भाई उपराष्ट्रपति ने हमारी बात कही, उनका दर्द हुआ, तो इसी बहाने वो किसानों के बीच जा सकते हैं और किसानों की मध्यस्थता सरकार से करा सकते हैं, जिसे किसान चाह भी रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री जब नरेंद्र सिंह आए, उसके अलावा झारखंड वाले बने फिर कृषि मंत्री, तो उनमें वो इतना साहस नहीं कर पाए कि किसानों के प्रतिनिधिमंडल को वो
आराम से उनकी बात रख सकें और किसानों को शांत कर नहीं, सकें। लेकिन धनखड़ साहब में वो कुव्वत है। राजेश भाई साहब, नरेंद्र सिंह तोमर तो लगातार उन्होंने वार्ताएं भी की शुरू में, ऑन टेबल डिस्कशन भी हुए उस फार्मर्स के मूवमेंट के दौरान। वो बात अलग है कि बाद में वो सिलसिला टूट गया। अब ये बात आपकी काबिले गौर है कि क्या धनखड़ साहब किसान नेताओं के बीच में और सरकार के बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं, उस राह पे अर्जुन चल सिंह पड़े? मुंडा उनके बाद में कृषि मंत्री बने, वो भी इसमें नाकाम रहे। अब देखो, ये किसानों को जरूर, ये सरकार को भी लगता है कि किसानों से बात जरूर करनी है। अल्टीमेटली इस समय जो किसानों में गुस्सा है, सरकार के पास तो बहुत सारे वो हैं, सरकारी इंटेलिजेंस जान की क्या स्थिति है। ये अलग बात है कि वेस्ट यूपी में सरकार है, सरकार, और अभी भी एक दो घोषणा भी की है प्रधानमंत्री जी ने किसानों को खुश करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी 3-4 दिन में सब पर्दा हट जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति जी ने वास्तव में किसानों का दर्द उनके अंदर है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि इसमें किसानों के जो बहुत सारे मुद्दे हैं उनके हल होने की संभावना प्रबल होगी। लेकिन अगर, और दूसरी बात, अगर वो भी नहीं होगी, जिस तरह उन्होंने बात की है, तो किसान उनके प्रति बहुत नरम होंगे और किसी भी समस्या का समाधान बिना बैठे नहीं हो सकता। अभी तक किसान इस तरफ खड़े हुए हैं किनारे पे, सरकार इस तरफ खड़ी हुई है, ना किसान झुकने को तैयार है, ना सरकार झुकने को तैयार है। तो हमें लगता है कि अगर इस तरह भी, अगर जो रणनीति उन्होंने अपनाई है, अगर किसानों के सरकार के बीच में संवाद हो जाएगा, तो हमें लगता है कि बहुत सारी समस्या को समाधान हो सकता है। ये भी एक कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रेटजी हो सकती है सरकार की, क्योंकि एकमात्र वही नेता है। धनखड़ साहब ने जो अटैक किया है पॉलिसीज के ऊपर सरकार की, और जो कहा है कि भाई किसानों की बात सुनो, जहर का घूंट पिया है, बात नहीं चलेगी, तो ये धनखड़ साहब का जो बयान है ये रणनीतिक हो सकता है। वो किसानों के बीच में मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कई बार। एक खास बात जिक्र करना चाहूंगा, उसके पहले मैं आपकी टिप्पणी लूंगा कि आज जयंत चौधरी भी जो है उपराष्ट्रपति धनखड़ से मिले हैं और मीटिंग हुई है उनकी। उन्होंने उनके साथ एक तस्वीर ट्वीट की है जयंत चौधरी ने। आज के फार्मर्स के मूवमेंट पे अभी तक, इस वक्त तक जब हम बैठ के ये लाइव सेशन कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तब तक शाम 6 बजे तक भी जयंत चौधरी की तरफ से फार्मर्स के मूवमेंट को लेके कोई ट्वीट नहीं आया है। उन्होंने एक ट्वीट जरूर किया है जिसमें वो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं फार्मर्स के, और उन्होंने एक तस्वीर भी ट्वीट की है जिसमें उन्होंने एक्सपर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने उपराष्ट्रपति धनखड़ के साथ, जैकेट में हैं वो और खड़े हुए हैं दोनों नेता, उसमें उन्होंने कहा है कि आज उनसे बहुत सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई और कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। तो इस मुलाकात के क्या सियासी मायने हैं दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दे करके आप बताइएगा। और जयंत चौधरी की जो चुप्पी है, जयंत चौधरी आमतौर पे बहुत त्वरित तरीके से बयान भी नहीं देते। चौधरी अजीत सिंह जी के पॉलिटिकल स्टाइल में भी नहीं था ये, और जयंत चौधरी जी के स्टाइल में भी नहीं है। वो पहले हवा का रुख भांपते हैं, चीज़ों को तोलते हैं, तब जाके वो पब्लिक डोमेन में कोई बयान देते हैं। तो एक तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जयंत चौधरी और धनखड़ साहब की जो मीटिंग है इसके क्या मायने हैं। दूसरा, क्या ये जो सवाल आपने उठाया है ये बड़ा सवाल है कि जो 3 कृषि कानून थे उनको आंशिक संशोधन के साथ क्या सरकार फिर से लागू करने जा रही है? क्या चूंकि कॉरपोरेट का भारी दबाव है और कॉरपोरेट के दबाव के चलते ही उस समय वो रिफॉर्म्स किए गए थे, और 2024 का जो मैंडेट है वो केवल भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं है, एनडीए को है। तो एनडीए के जो धड़े हैं उनमें बीच बीच में जो नाराजगियां हैं वो उभर के आती हैं। अभी अभी हाल में कई राज्यों के चुनाव हुए हैं, तो इन चुनावों के बाद, हालांकि हरियाणा में उन्होंने सरकार बना ली, महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार बना ली, झारखंड में वो नहीं बना पाए। दिल्ली का चुनाव अब नज़दीक है, होना है दिल्ली का चुनाव, और दिल्ली के बाद फिर बिहार का चुनाव होगा और 27 में फिर उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होगा। उससे पहले उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव भी होंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार ये साहस जुटा पाएगी इस वक्त कि कॉरपोरेट के दबाव में वो उन 3 कृषि कानूनों को आंशिक संशोधन करके पुरानी बोतल में, नई बोतल में पुरानी शराब टाइप का कुछ खेल करने जा रही है क्या सरकार? डॉक्टर साहब, इस समय दो बड़े नेता भारत सरकार के पास हैं। एक राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी हैं, और ये पब्लिक डोमेन में आए, ये तो खैर ये तो उन्हें पता होगा, लेकिन पब्लिक डोमेन में ऐसी बात कही गई थी कि जयंत साहब, जब 2024 का चुनाव था तो जयंत जी का जो गठबंधन हुआ उसमें कहीं ना कहीं
उपराष्ट्रपति जी की भूमिका थी, ऐसा लोग कहते थे। ये नहीं पता धरातल में क्या है ना? ये आम जनमानस में एक चर्चा तो हाँ। है ही कि कहीं ना कहीं, हालांकि वो उपराष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं हाँ। और एक ओहदे पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो एक पॉलिटिकल फिगर भी हैं। हाँ। उनका एक पूरा करियर रहा है, तो ये सुर्खियों में ये बात जरूर आई थी कहीं ना कहीं कि जो डेलीगेशन उस समय विदेश गया था, जिसमें जयंत चौधरी भी गए थे, तो उस डेलीगेशन के बाद इसकी जमीन तैयार हुई कि जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो जाए। वहाँ ये उपराष्ट्रपति जी भी गए थे उस नहीं, वो तो डेलीगेशन में। उपराष्ट्रपति ही लेके गए थे, वही हेड कर रहे थे उसको। उस जयंत चौधरी जी उस डेलीगेशन का हिस्सा थे। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि जयंत चौधरी जी को उसका हिस्सा इसलिए बनाया गया उस डेलीगेशन का, ताकि इसकी बातचीत का एक रास्ता निकल सके, और ये सुर्खियों में रही बात। हाँ, जी। ये टीस है इस भारत सरकार को कि वो अभी तक किसानों के मन में नहीं बस पाए, और आज देश में एकमात्र जगदीप धनखड़ नहीं, साहब ऐसे नेता अब हैं। मैं रोकूंगा आपको। मन की बात तो ये है कि 2000 रुपये सालाना जो किसान सम्मान निधि है, क्या वो काम नहीं कर रही? क्या किसान की आमदनी दोगुनी नहीं हुई? आपने ये बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि मोदी जी कहते हैं कि जब पहला किसान आंदोलन था 13 महीने का, तो मोदी जी ने कहा गुरु पर्व के दिन कि मेरी तपस्या में शायद कहीं कोई कमी रह गई। तो क्या मोदी जी की तपस्या में किसान सम्मान निधि के बावजूद, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के दावों के बावजूद कोई कमी रह गई है? नहीं, दोगुनी देखो कहने के लिए तो बहुत आसान है डॉक्टर साहब, है ना? मैं कह रहा हूं कि आप किसी गांव में जाके किसी भी किसान से बात करो, मेरे ख्याल में 0.1% ऐसे लोग होंगे जिनकी हम आय दोगुनी की बात कर रहे हैं, कि वो आए बाहर से, विदेश से, उन्होंने आके ऑर्गेनिक खेती कर ली, इस तरह कर लिया, और वो एक उन्होंने मैसेज दिया कि हम लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और डबल आय हम लोग कमा रहे हैं। लेकिन जो गांव का किसान है, ना तो उसके पास इतना पैसा है कि वो इस तरफ जा सके, ना उसके पास इतनी जमीन है कि वो जमीन में बोके वो ये आजमा सके एक साल के लिए, उसको रुकने के लिए उसके पास स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी कम जमीन है। तो ये तो कहना गलत है कि डबल आय होगी, ये सब कहने की बात है। जितने भी अर्थशास्त्री हैं, कृषि दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा जरूर कि क्या किसान की आमदनी दोगुनी हो गई है? क्या किसान सम्मान निधि के बावजूद मोदी जी की तपस्या में कोई कमी है? डॉक्टर साहब, वेस्ट यूपी की यील्ड तो अच्छी है। जितने भी देश के टॉप अर्थशास्त्री हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, इस वेस्ट यूपी के किसी गांव में आ जाए, यहाँ ये गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है जहाँ बैठे हुए हो, यहाँ पानी की भुजा संकट नहीं है, यहाँ संपन्न किसान है। मैं कह रहा सबकी बात छोड़ दो, आप महाराष्ट्र की बात छोड़ दो, मध्य प्रदेश की बात छोड़ दो, वेस्ट यूपी के गंगा यमुना के दोआब के बीच में जो किसान है, जो आपको लगता है कि संपन्न गाँव है, उस गाँव में आके जिस किसान के पास 10 बीघा जमीन है, उसको आके उसमें सर्वे कर लो, और सर्वे के बाद जब रिपोर्ट आए तो जब चुपके से बताओ कि किसान की कितनी आय बढ़ी है। जितने 2000 रुपए के 2000 रुपए तिमाही दिए जा रहे हैं, जब किसान 20 कट्टे ले रहा है यूरिया के, 10 किलो खाद उसमें कम हो गया, रेट कम नहीं हुए, रेट कम नहीं हुए। डीएपी और यूरिया के बैग छोटे हो गए, रेट कम नहीं हुए। 6000 रुपए है, और डीएपी का बैग मिल भी नहीं पा रहा, किसानों को लाइन लगी हुई है, संकट भी है। और जो 6000 रुपए एक साल में जा रहे हैं ना डॉक्टर साहब, अब वो जो किसान 30 कट्टे ले रहा है ना, तो 30 कट्टे की लागत में और वो 10 किलो कम में, आप अंतर लगा लो कि कितना पैसा उसे इन 6000 देने के बाद में बचेगा। रसायन की किट किसान की मजबूरी है, उसे खरीदना पड़ रहा है अगर फसल को बचाना है तो। और जो रसायन के रेट अब से 8-9 साल पहले जिस किट के रेट 500 रुपए थे ना, आज वो 1500 रुपए के हैं। टैक्स सरकार ने बढ़ा रखा है। वो तो किसान को तो अपनी फसल बचानी है, वो किसान रिक्वेस्ट करता है रसायन के पास जाके, क्योंकि सरकार के पास तो दवा है नहीं, सरकार तो बताती है वो है नहीं, डीएपी तो है नहीं, दवाई क्या होगी। वो जो रसायन की दुकान है, कोई भी विशेषज्ञ आज से 8 साल पहले 10 साल पहले क्या रेट था उस दवा का और आज का रेट है, भाई वो टैक्स बढ़ रहा है, वो एक्स्ट्रा रेट हर बार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर भी तो कमी करते कम से कम, उस पर भी तो कमी करो। 6000 रुपए इधर दिए जा रहे हैं, उधर वो 6000 से डबल, वो 18000 का किसान 18000 एक्स्ट्रा की दवाई खरीद रहा है अपनी फसल को बचाने के लिए। तो ये तो कहना, ये तो ठीक है कि भाई चलो ठीक है भाई, फसल किसान की आय दोगुनी होगी, पर ये किसान से पूछा जाए, किसान बताएगा। मेरा मतलब, मैं वहीं आता हूँ सवाल पे डॉक्टर साहब, मेरा सवाल इस बात का है कि ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जरूर मन में आया होगा कि उपराष्ट्रपति साहब कह सकते हैं, उनकी बात को लोग मानते हैं। जैसे रात से अब तक का एपिसोड है, आज पूरे देश में जितने भी किसान प्रतिनिधि है, सबकी नजर
धनखड़ साहब की तरफ है ना। वो देख रहे हैं कि भाई उन्हें, इसका मतलब उनके दिल में दर्द है। इस दर्द के पीछे सरकार का एक मंशा भी हो सकती है कि जो गुस्से में किसान है वो इस बहाने, अब किसान सब बात करेंगे। आज जयंत चौधरी भी गए हैं उनसे मिलने के लिए, वो तो इसलिए गए हैं वो उनके राष्ट्रपति हैं, अच्छी बात भी, बहुत सारे किसानों के फोन आए होंगे। राकेश टिकैत जी ने भी बयान दिया, नरेश टिकैत जी का भी बयान आया, और देश के जितने भी और बहुत सारे किसान संगठन है उनके भी बयान है। इस पर चर्चा पूरे देश में हुई आज कि धनखड़ साहब ने बहुत अच्छी बात की, किसान को दिल जीत लिया। तो ये दिल जीतने के पीछे है अब ये है कि जिस दिन धनखड़ साहब एक आध बार और ऐसा कहेंगे और बुला के कहीं ना कहीं सरकार ने जरूर उनसे कहा होगा कि भाई किसानों के साथ में, किसान नाराज, जो संगठन नाराज है वो एक साथ हो जाएं। तो नो डाउट हो भी सकते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं मिला किसानों को जो उनके मुद्दे हैं वो बैठ के टेबल पे बात कर सके, ऐसा कोई मुद्दा नहीं आया। जब तक नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री थे उन्होंने 2-4 बार मीटिंग कराई, पर वो भी कहीं ना कहीं लाचार थे। उनके बाद में दूसरे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा बने, वो कभी आमने सामने बैठकर मीटिंग नहीं करा पाए। अब शिवराज सिंह चौहान है, वो प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें भी कुछ ना हो सकता है, जो पुराने मसले निपटाए जाए, उसकी मध्यस्थता उपराष्ट्रपति मध्यस्थता। पब्लिक डोमेन में तो ये भी बातें चल रही हैं। मैं सोशल साइट्स पे देख रहा था, ट्विटर और फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी कई लोगों ने इस तरह की संभावनाएं जाहिर की कि पहले शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से हटा दिया गया, उनकी लीडरशिप में सरकार बनी, वहाँ उनका विकेट गिरा के वहाँ से उनको ले आए सेंट्रल गवर्नमेंट में, यहाँ मिनिस्टर बना दिया। और अब ये जो किसानों की पूरी लड़ाई है, इसकी विफलता का पूरा ठीकरा उनके ऊपर फोड़ा जा रहा है। और उनको पब्लिक डोमेन में जिस तरह से एक भरी मीटिंग में धनखड़ साहब ने जिस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, तो ये माना गया कि टारगेट शिवराज सिंह चौहान थे, उनको संदेश दिया गया। ये चर्चा है, ये भी चर्चा है। तो ये भी माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को इसका, ये जो पूरे किसानों की नाराजगी है, इसका ठीकरा शिवराज सिंह चौहान के ऊपर फोड़ा जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये इसलिए चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान भी छोटा नेता तो नहीं है, वो बड़े नेता हैं, 5 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और उनकी मौजूदगी में जिस तरह उन्हें टाइट किया गया, डांटा गया, ये कहा गया कि कैसी योजना है तुम्हारी, कहाँ है वो योजना किसानों की, तो कहीं ना कहीं ये तो चर्चा विषय रही कि भाई इसका मतलब वो पहले तो मुख्यमंत्री पद से हटा दिए, अब कृषि मंत्री बने, अब उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए, बोले इस योग्य नहीं है। भरी सदन में वो लोग, जो एक ऐसे लोग होंगे जो शिवराज सिंह के फॉलोअर होंगे, उन्हें कहीं ना कहीं गुस्सा होगा इस बात को लेकर। हालांकि अभी राणा जी, राजनीति साम दाम दंडभेद की है। अगर उपराष्ट्रपति महोदय में वास्तव में किसानों को दर्द जाग गया तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर वे जो 3 कृषि कानून हैं जो दबे हुए हैं अभी, जिनका भी मुद्दा नहीं उठा, जहां 750 किसानों की शहादत भी हुई है, अब चूंकि प्रेशर उधर भी तो है, वो जो कानून है वो तो कानून बने हुए हैं, किसानों के दबाव में तो कहा गया था कि हम ये कानून वापस लेते हैं, वापस तो नहीं लिए गए। उसके जो दांव पेच है, फाइल तो भी चल रही होगी, हो सकता है कि उसमें बहुत सारा काम हो गया हो, किसानों को पता ही ना हो। जब वो पब्लिक डोमेन में तमाम बातें आएंगी तब किसान इस पर कुछ रिएक्शन करेंगे। तो ये तीनों बातें आज चली कि धनखड़ साहब का वो वाला रूप जो कल उनका प्रौद्योगिकी संस्थान में था, और ये वाला रूप कि क्या वो ये जो 3 कृषि कानून है, कहीं इसमें कुछ अब दांव पेच की तैयारी है क्या, कि ताकि किसान शोर ना मचाए, किसान उग्र ना हो, और धनखड़ साहब किसानों को बैठा के बंद कमरे में उनसे बातचीत करें। उन्हें जो है, अब कौन कितनी बातचीत होगी या नहीं होगी, ये तो अलग, ये तो सब भविष्य के कोक में सब का है, सब सवाल के गर्त में है, गर्ग में इस कदम कह सकते, पर लेकिन उनके बदलने से सवाल बहुत खड़े हुए। ये सवाल भी है कि शिवराज सिंह चौहान का क्या, उन्हें फिर दोबारा से जो है, जैसे मध्य प्रदेश से एकदम अचानक एकाएक, मध्य प्रदेश में तो राणा जी ऐसा भी रहा कि जब कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो पुराने मुख्यमंत्री बाहर उसमें बैठते हैं, पहली रो में बैठते हैं, वो तो पहली रो में भी नहीं बैठे हुए थे। तो जिस बेगैरत से वो वहां से निकाले गए मध्य प्रदेश से, लोग कह रहे हैं, यहाँ बैठ कर बातचीत चल रही, बोले जिस तरह बेकदरी से वो मध्य प्रदेश से निकले, यहाँ भी उन्हें डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया, पूरे सदन में तमाम अधिकारी के सामने, पूरे देश के सामने ये घोषित कर दिया कि शिवराज सिंह चौहान बेहतर कृषि मंत्री नहीं हो सकते। अब इसके पीछे की क्या रणनीति है, अब वो आने वाले कुछ दिनों बाद पता चलेगी। आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये वाकई में कोई रणनीति का हिस्सा है, या धनखड़ साहब चल पड़े सत्यपाल मलिक जी की राह पर। और अगर वो सत्यपाल मलिक जी की राह पर चल पड़े हैं तो निश्चित तौर पे ये मोदी जी के लिए परेशानी वाली बात होगी, क्योंकि एक तरफ पूरे देश भर में किसानों के इस तरह के आंदोलन सुलग रहे हैं, जैसा अभी नोएडा में हमने देखा, ये तो मुआवजे की लड़ाई है, फसलों के दाम की लड़ाई है। अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार तो गन्ने का भाव तक घोषित नहीं कर पाई है, और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री
सूर्य प्रताप शाही जी ने तो ये कह दिया हर साल गन्ने का भाव थोड़ी बढ़ता है। उस गन्ना बेल्ट में, जिसको शुगर बाउल कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, वो प्रदेश जो देश में सबसे ज्यादा चीनी पैदा करता है, उस प्रदेश के सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि हर साल भाव थोड़ी बढ़ता है गन्ने का। एक वक्त था जब बड़े से बड़े देश के नेता की ये हैसियत नहीं होती थी कि वो इस तरह की बात पब्लिक डोमेन में तो क्या, बंद कमरे में भी कर सके। वो हमेशा यही कहते थे कि नहीं, भाव बढ़ेगा, कोशिश करेंगे। मीरापुर का उपचुनाव हो रहा था तो जयंत चौधरी जी लगातार संकेतों में कह रहे थे 400 पार का प्रयास करेंगे। 2024 के लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो तब भी जयंत चौधरी जी 400 पार की बात कर रहे थे। तो किसानों को तो ये उम्मीद थी कि 400 पार के भाव चला जाएगा। आज टिकैत साहब ने भी इस पर टिप्पणी की है। हाँ, और आज हालात ये बने हुए हैं कि प्रदेश सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हर बार भाव थोड़ी बढ़ता है। तो ये जो हालात हैं ये निश्चित तौर पे चिंताजनक हैं, प्रदेश सरकार के लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी। और किसानों की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। किसानों की जो सियासत है, दरअसल जो खेती बाड़ी है, वो इस समय बड़े उलटफेर के दौर में है पूरे देश में। राजेश भाई साहब, एक तरफ प्रोडक्शन के सैचुरेशन का सवाल है, दूसरी तरफ जो मिट्टी है वो नॉन फर्टाइल हो रही है, इसका खतरा बढ़ रहा है। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ रहा है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट लगातार बढ़ रही है, जोत का आकार पूरे देश में बहुत छोटा होता जा रहा है। और जितने लोग अभी खेती पे निर्भर हैं, खेती उतने लोगों को झेलने की स्थिति में बची नहीं है। ये बड़े सवाल हैं। मैं आज एक गांव में गया, आज ही मेरठ जिले के का एक गांव है रछोटी, किसानों का गांव है। उस गांव के एक नौजवान को, जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल है, सऊदी अरब में ट्रक चलाता था, तो उसको एक नशीला पदार्थ रखने के आरोप में वहां की मक्का की कोर्ट ने उसको सजाए मौत दे दी। और ये इंफॉर्मेशन उसके परिवार में पहुंची 3 दिन पहले। एक लेटर मुंडाली थाने के थ्रू, एसएसपी के थ्रू पहुंचा है कि अगर वो अपने बच्चे की पैरवी करना चाहते हैं, मर्सी अपील करना चाहते हैं, तो आंतरिक मंत्रालय के जरिए वहां के सऊदी अरब के कर सकते हैं। तो आज मैं वहां ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए गया तो मैंने देखा कि उस गांव में बहुत छोटे छोटे किसान हैं। 5 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा के किसान बड़ी संख्या में है। ये गांव 10,000 की आबादी का गांव है। और इस गांव के लगभग, ये वो जो बच्चा है जैद, उसके पिता भी किसान हैं जुबैर, जिनकी उम्र 60 साल है, और 6 बीघा जमीन उनके पास है। और 2 बेटे ट्रक चलाने चले गए उसके सऊदी अरब में, वहां से गुजारा कर रहे हैं। इसी एक गांव के 700 लड़के सऊदी अरब में, कुवैत में, सब ट्रक चला रहे हैं, ईरान, गाड़ी इराक टैक्सी चला रहे में, हैं। वो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, ट्रक चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, पर्सनल व्हीकल्स लोगों के चलाते हैं, छोटे छोटे मैकेनिक हैं। तो ये सब छोटे किसान हैं। मैंने वहाँ पता किया, किसी के पास 5 बीघा जमीन, किसी के पास 10 बीघा जमीन, किसी के पास 15 बीघा जमीन। तो किसानों की हालत ये है कि जिस किसान के चौधरी चरण सिंह कहते थे कि अपने बच्चों को केवल आप खेती में मत लगाओ, इसके बाहर लेके जाओ, बिजनेस में ले जाओ, किसी को व्यापारी दुकानदार बनाओ, किसी को नौकरी में ले जाओ। तो ऐसा किसान वेस्टर्न यूपी को, और ये हालत जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर के गांव की है, जिसको कहा जाता है कि ये संपन्न इलाका है, देश की राजधानी से सटा हुआ है, एनसीआर है, जिसे कहा जाता है वेस्टर्न यूपी का किसान संपन्न है। उस इलाके में ये हालात हैं। और अभी तक बहुत सारी चीनी मिलें ऐसी हैं, जैसे बागपत की मलकपुर चीनी मिल है, तो उसने पिछले साल का भुगतान किसानों का अभी तक नहीं किया। शामली की है, किनोनी शुगर मिल है मेरठ कई में। चीनी मिलें ऐसी हैं प्रदेश की जिन्होंने पैसा नहीं दिया। अभी बिना पर्ची पे भाव डाले चीनी मिलें किसान का गन्ना ले रही हैं, लेकिन भाव क्या मिलेगा अभी तक ये उनको तय नहीं है। आज जो घटनाक्रम एक हुआ नोएडा वाला जी, तो एकदम बदला बहुत ज्यादा है। वो राकेश टिकैत नोएडा आना था, ग्रेटर नोएडा किस काम से, वो अलीगढ़ से आ रहे थे। तो टप्पल के सामने पुलिस ने रोक ली गाड़ी, उन्हें बैठा लिया। जब उन्हें बैठाया, बोले, पुलिस ने कहा वहां जाने नहीं देंगे आपको हम ग्रेटर नोएडा। उन्होंने कहा जाऊंगा। इस बात को लेकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जैसे गिरफ्तार किया, बवाल कर दिया किसानों ने, किसानों में गुस्सा था, पूरा टप्पल थाने को घेर लिया और वहां
राकेश टिकैत ने घोषणा कर दी कि अब आर पार की जंग होगी। उन्होंने कोड किया कि हम चुप हैं, हमारी चुप्पी का आप गलत फायदा उठा रहे हो, गन्ने का रेट घोषित नहीं हो रहा, पुराना भुगतान नहीं हो रहा, किसानों के सारे मसले हैं, सारे अफसर बगल में फैले बैठे हैं, पुलिस के लोग डंडा दिखाते हैं, किसानों को बोलने नहीं देते। और फिर उन्होंने मार्च किया। हालांकि जब उन्हें गुस्सा आया कि अब आर पार की जंग होगी, टिकैत साहब ने बयान दिया और जयंत चौधरी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा भाई वो प्रधानमंत्री जी के पोते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के, हम सम्मान करते हैं बहुत ज्यादा, पर वो ज्यादा उसमें ना नरेश टिकैत ने कहा, अच्छा। बोले वो सरकार पे दबाव बनाए, भाई किसान तबाह है, परेशान है, नहीं तो हम शर्म कर रहे हैं, हमें फिर बोलना पड़ेगा। तो गुस्सा तो राणा जी किसानों में है भाई, वो तो जायज सी बात है। हालांकि प्रेशर पड़ा, टिकैत वहां पहुंचे, टिकैत साहब तो 132 किसान जो गिरफ्तार कर रखे थे उन्हें तुरंत रिहा किया। जो मुकदमा दर्ज करने की बात की उसमें कहा, पर अभी तो सब मसला है, अभी तो विवाद है। हाँ, और ये हर जिलों की विवाद है, सवाल जो के त्यों खड़े हैं। लैंड एक्विजिशन के डिस्प्यूट्स हैं किसानों के, इसके अलावा उनके गन्ने के भाव और भुगतान के सवाल हैं, उनके जो प्रोडक्शन कॉस्ट है और जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं, जो खेती करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उनकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उनके दाम नहीं बढ़ रहे उस हिसाब से। तो ये बड़े सवाल हैं। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दीजिएगा, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा, बताइएगा कि आपकी राय क्या है, आप किस तरह से देख रहे हैं इन सारे इश्यूज को, और क्या उपराष्ट्रपति धनखड़ जो है उनकी अंतरात्मा अब जाग गई है और वो पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक की राह पर चल पड़े हैं, उसी पर चलेंगे, या इसके पीछे सरकार की कोई रणनीति है, या इस रणनीति के पीछे किसानों से वार्ता करने का कोई रास्ता तलाशा जा रहा है। अगर ऐसा भी है तो ये भी सुखद है, क्योंकि वार्तालाप से तो चीज़ों का समाधान होता है, बड़े से बड़े युद्धों का समाधान वार्तालाप से होता है, और ये तो अपने देश के किसानों की लड़ाई है, उनकी मांगे हैं राजेश भाई साहब। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।